बड़ी बहू तो पहले से ही मॉडर्न थी, लेकिन छोटी को भी जब से बड़ी बहू का साथ मिला था, वो भी अब मॉडर्न हो चुकी थी। माला अब अपनी छोटी बहू को देखकर काफी बुरा महसूस करती थी, क्योंकि उसने उससे पहले बहुत बुरा बर्ताव किया था अपनी छोटी बहू के साथ। अरे बहू, तू कहाँ जा रही है इतनी तैयार होकर? माँ जी, अब से पूनम भी नौकरी करेगी। घर में अब कमाने वाले एक ही थोड़ी ना हो सकता है, और भी तो ज्यादा होने चाहिए ना, ताकि घर अच्छे से चले। नौकरी? अरे तेरी नौकरी किसने लगवाई, और तुझे नौकरी करने की क्या जरूरत है? माँ जी, मैंने लगवाई है पूनम की नौकरी। अब इसका भी तो परिवार बढ़ेगा ना, और परिवार बढ़ने के साथ साथ अगर काम करने वाले लोग भी बढ़ जाए तो कितना अच्छा होगा। बिल्कुल सही कहा, तभी तो अब मैं नौकरी करना शुरू कर रही हूँ। छोटी और बड़ी बहू के आगे अब माला की एक नहीं चलती, और बड़ी बहू का साथ पाकर पूनम भी अब खुलने लगी थी। पूनम पूरे घर का काम करके आराम से सोफे पे बैठी ही थी कि तभी वहाँ पूनम की सास माला गंदे पैर लेकर आती है और पूरा घर गंदा कर देती है। ये देखकर पूनम को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है, माँ जी, ये क्या किया आपने? मैंने अभी अभी पूरा घर साफ किया था और आपने फिर गंदा कर दिया। मैं क्या पागल हूँ जो बार बार घर साफ करती रहूँ? बहू, थोड़ा सा ही तो गंदा हुआ है ना घर, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तू तो ऐसे बोल रही है जैसे पता नहीं मैंने क्या कर दिया हो। और तू कौन सा कुछ कर रही है? आराम ही तो कर रही है ना। दोबारा काम करना भी पड़ जाएगा तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा, कर लेना साफ। माँ जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही सब किया था, 5 मिनट भी नहीं हुए हैं। तो 5 मिनट तक तो आराम ही कर रही थी ना तू। देख बहू, मुझसे बहस करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। तू इस घर की बहू है और ये सब तेरे ही काम है, तो अब काम चोरी मत कर। माला पूरे दिन पूनम पर हुक्म चलाती रहती है और पूनम बेचारी अपनी सास की हर बात चुपचाप मान लेती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते। पूनम सारा खाना बना चुकी थी और बर्तन धोने ही जा रही थी कि तभी वहाँ माला आती है और पूनम से कहती है, बहू, मैं ये खाना नहीं खाऊंगी। मेरा पेट थोड़ा बहुत खराब है, तो तू मेरे लिए कुछ हल्का बना दे। माँ जी, आपको पहले बताना चाहिए था ना कि आपका पेट खराब है। अब जब सारा खाना बन चुका है तो आप बता रही हो कि ये खाना आप नहीं खा सकती हो, तो इसका क्या होगा? तू खा लियो या फिर तू देख लियो कि क्या करना है इसका। मेरा तो कल रात से ही पेट कुछ सही नहीं चल रहा, तो मैं नहीं खा पाऊंगी ये सब। माँ जी, सच में आप ना हद करती हो। आप जानबूझकर मेरा काम बढ़ाती हो, मुझे परेशान करती रहती हो। आपको मजा आता है क्या मुझे ऐसे परेशान करने में? बहू, थोड़ा तमीज से बात कर। मैं तेरी सास हूँ, कोई सहेली नहीं हूँ जो कुछ भी बोल रही है। और हद तो तू कर रही है। थोड़ा काम क्या बोल दिया मैंने तुझे, तू तो काम में ऐसे दिल चुरा रही है जैसे पता नहीं क्या ही बोल दिया हो। देख, मैं भी घर की बहू रह चुकी हूँ, लेकिन मैंने कभी भी ऐसे नाटक नहीं किए तेरी तरह। माँ जी को पता नहीं कौन सा परम सुख मिलता है मुझे ऐसे बार बार परेशान करके। मैं कोई कमी नहीं रखती हूँ, सारा काम करती हूँ, लेकिन फिर भी माँ जी कोई मौका नहीं छोड़ती है। अब मजा आया ना? बहू को समय समय पर पता चलते रहना चाहिए कि वो बहू ही है, सास नहीं। जब एक ही काम को बार बार करेगी ना, तब मजा आएगा। ठीक है माँ जी, आप जाइए कमरे में, आराम कर लीजिए। मैं तब तक बना देती हूँ आपके लिए दलिया। पूनम अपनी सास से काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। कुछ दिनों बाद पूनम की जेठानी भावना दूसरे देश से अपने पति मोहित के साथ आती है। पूनम अपनी जेठानी को देखकर काफी खुश हो जाती है। दीदी, आप यहाँ? अरे आप आने वाली थी तो बता दिया होता ना, कोई आ जाता आपको लेने। हाँ बड़ी बहू, तूने कुछ बताया भी नहीं कि तू आने वाली है। अचानक से कैसे आना हुआ? माँ जी, आप लोगों की याद आई तो बस हम आ गए। क्या आप लोगों को हमें यहाँ देखकर खुशी नहीं हुई क्या, जो आप हमसे इतने सारे सवाल पूछने लगे? दीदी, कैसी बातें कर रही हो? अरे आपको यहाँ देखकर तो हम बहुत खुश हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे भी मुझे तो आपकी रोज याद आती है। अपनी जेठानी के आने के बाद पूनम काफी खुश हो जाती है। ऐसे ही सब कुछ अच्छा चल रहा होता है कि तभी एक दिन पूनम अपने कमरे में सो रही होती है। तभी वहाँ माला आकर बोलती है, पूनम बहू, जरा मेरे लिए एक कप चाय बना दे। माला इतना कहती ही है कि तभी वहाँ भावना आ जाती है और बोलती है, माँ जी, चाय आप खुद बना लेना। अभी मैं पूनम को अपने साथ मार्केट लेके जा रही हूँ, मुझे कुछ सामान लेना है और पूनम मेरी मदद कर देगी। पूनम, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। बहू, मैं क्यों बनाऊंगी चाय? और तुझे मार्केट जाना है तो मेरे साथ चल। बस तू थोड़ा इंतजार कर, मैं अभी चाय पी लेती हूँ, फिर हम दोनों ही साथ में चलते हैं। नहीं माँ जी, आपकी चाइनीज बहुत खराब है।
और वैसे भी हम पहले मूवी देखने जाएंगे, फिर वहाँ से शॉपिंग करने के लिए जाएंगे। इस उम्र में आप कहाँ जाओगे मूवी देखने, और आपको तो मूवी समझ में भी नहीं आएगी। बहू, तुम मूवी देखने जा रही है? मैं भी चलती हूँ ना तेरे साथ। मैंने कभी बड़े पर्दे पर मूवी नहीं देखी, आज मैं तेरे बहाने बड़े पर्दे पर भी मूवी देख लूंगी ना। माँ जी, कल ही तो आप पूनम से अपने पैर दबा रही थी, और कल आपके सर में भी दर्द था, तो आप आराम करो ना। भावना अपनी सास को अपने साथ नहीं लेकर जाती है और पूनम को ही लेकर जाती है। जब से घर की बड़ी बहू आई थी तब से पूनम को काफी आराम मिलने लगा था, क्योंकि भावना हर बार पूनम को डबल काम से बचा लेती है। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद पूनम और भावना काफी रात में घर आते हैं। दोनों काफी थके हुए थे। तभी माला कहती है, अरे तुम दोनों को फुर्सत मिल गई घर आने की? ये कोई टाइम है क्या घर आने का? कहीं भी रात में घूमती रहती हो। शरीफ घर की बहुएं ऐसा करती हैं क्या? माँ जी, शरीफ घर की बहुएं आत्मनिर्भर होती हैं, और हम तो बस आसपास ही गए हैं मेरी फ्रेंड के घर। अब वहाँ से आने में देर हो गई तो हमारी क्या गलती है? आप भी क्या सुनाती रहती हो पूनम को? वही तो दीदी, माँ जी को तो बस बहाना ही चाहिए होता है मुझे सुनाने के लिए। छोटी बहू को बड़ी बहू का साथ क्या मिल गया, उड़ने ही लगी है तो। अरे ये तो दूसरे देश में रहती है, इसका समझ भी आता है, लेकिन तू तो यही रहती है ना, तुझे घर की ही नहीं पड़ी? माँ जी प्लीज, मुझे घर की अच्छे से पड़ी भी है और मैं घर का काफी अच्छे से ख्याल भी रखती हूँ। अगर आपको नहीं दिखता है तो पहले अपनी आँखों का इलाज करवा लो, क्योंकि आपको दिखाई देना बंद हो गया है। तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है बहू। चल, काफी रात हो गई है, मैं बहस नहीं करना चाहती तुझसे। तू जरा मेरे कमरे में आ जा, मेरे सर में दर्द हो रहा है और घुटनों में भी काफी तेज दर्द है, मालिश कर दे आकर। माँ जी, आप कुछ ज्यादा ही बूढ़ी हो गई हैं। कभी आपके घुटनों में दर्द होता है तो कभी आपकी कमर में दर्द होता है। आप जाओ डॉक्टर से दवाई ले आओ, कहीं आपकी पोता पोती देखने से पहले ही आप निकल लो। माँ जी, ये बात तो दीदी ने बिल्कुल सही कही, मुझे भी यही लगता है। अच्छा, अब मैं बहुत थक गई हूँ, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में आराम करने, आप भी सो जाना। और बहू, खाने का क्या? मैंने बनाया नहीं है और ना ही कुछ खाया है मैंने अब तक। तो एक दिन माँ जी अब भूखे पेट ही सो जाओ ना। वैसे भी आजकल आपका पेट कुछ ज्यादा ही खराब रहता है, दस्त लगे रहते हैं। खाना ही नहीं खाओगे तो कुछ होगा ही नहीं। बड़ी बहू तो पहले से ही मॉडर्न थी, लेकिन छोटी को भी जब से बड़ी बहू का साथ मिला था वो भी अब मॉडर्न हो चुकी थी। माला अब अपनी छोटी बहू को देखकर काफी बुरा महसूस करती थी, क्योंकि उसने उससे पहले बहुत बुरा बर्ताव किया था अपनी छोटी बहू के साथ। ऐसे ही कुछ दिनों बाद जब पूनम जॉब करना शुरू कर देती है और जब पूनम की जॉब का पहला दिन होता है तो वो तैयार होकर जाती है। अरे बहू, तू कहाँ जा रही है इतनी तैयार होकर? माँ जी, अब से पूनम भी नौकरी करेगी। घर में अब कमाने वाले एक ही थोड़ी ना हो सकता है, और भी तो ज्यादा होने चाहिए ना, ताकि घर अच्छे से चले। नौकरी? अरे तेरी नौकरी किसने लगवाई, और तुझे नौकरी करने की क्या जरूरत है? माँ जी, मैंने लगवाई है पूनम की नौकरी। अब इसका भी तो परिवार बढ़ेगा ना, और परिवार बढ़ने के साथ साथ अगर काम करने वाले लोग भी बढ़ जाए तो कितना अच्छा होगा। बिल्कुल सही कहा, तभी तो अब मैं नौकरी करना शुरू कर रही हूँ। छोटी और बड़ी बहू के आगे अब माला की एक नहीं चलती और बड़ी बहू का साथ पाकर पूनम भी अब खुलने लगी थी। अनीता के 3 बेटे थे। उसने अपने तीनों बेटों की शादी एक साथ एक ही मंडप में कर दी थी। उसकी तीनों ही बहुएं बहुत शौकीन थी। उन्हें बाहर घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन उसकी बड़ी बहू निशा और छोटी बहू प्रिया अपने कमरे में बैठी आराम से बातें कर रही होती हैं। भाभी, हमारी शादी तो हो गई, लेकिन माँ जी ने अभी तक हमसे ये नहीं पूछा कि हम लोग हनीमून पर कहाँ जाना चाहते हैं। भाभी, आपको माँ जी के पूछने की पड़ी है। यहाँ तो हमारे पति ने हमसे कुछ नहीं पूछा कि तुम कहाँ जाना चाहती हो। हाँ, ये तो तुमने सही बोला। हमारे पति को तो हमारी बिल्कुल भी चिंता ही नहीं है। आज इन्हें ऑफिस से आने दो, तब बताती हूँ इन्हें। तो मैं इन लोगों को काम के सिवा कुछ और दिखाई ही नहीं देता है। बिल्कुल ठीक बोला आपने भाभी। मैं भी आज इनके ऑफिस से आने के बाद इनसे बात करूंगी और बोलूंगी कि हमें कहीं अच्छी जगह हनीमून पर लेकर जाएं। निशा और प्रिया आपस में बात ही कर रही होती हैं कि तभी अनीता वहाँ पर आ जाती है और दोनों को बात करते हुए देखकर बोलती है, दोनों बैठी यहाँ आराम से बातें कर रही हो, घर के काम कौन करेगा, और कहाँ जाने की बातें कर रही हो तुम दोनों? माँ जी मैं माँ जी, हम हनीमून पर जाने की बात कर रहे हैं कि हम वहाँ कब जाएंगे। क्या बोला तूने प्रिया बहू? दोबारा से बोलियो। अरे माँ जी, प्रिया के कहने का वो मतलब नहीं था। प्रिया के कहने का मतलब तो ये था
कि शादी के बाद सभी लोग कहीं ना कहीं घूमने तो जाते ही हैं, तो हम कब जाएंगे? हाँ हाँ माँ जी, मैं यही पूछना चाहती थी जो भाभी ने बोला आपसे। भेज दूंगी, किस बात की जल्दी हो रही है? अभी अभी तो शादी में इतना खर्चा करके आई हूँ, पैसे का बजट बना लूँ, फिर देखती हूँ तुम सबको कहाँ भेजना है। माँ जी, जब हम पुराने हो जाएंगे तो फिर जाने का क्या ही फायदा? नई नई शादी करके घूमने की बात तो कुछ और ही होती है। बहू, अगर किसी एक को भेजना होता तो भेज देती, लेकिन मुझे तो 3-3 लोगों को भेजना है और मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती, इसलिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अब बहुत बातें हो गई, जाके घर के काम कर लो। और वो तीसरी महारानी कहाँ है? माँ जी, उसे सोने से फुर्सत मिलेगी तभी तो दिखाई देगी ना, कहीं सो रही होगी अपने कमरे में। जाके ना उस महारानी को जगाओ, इतना समय हो गया है, अभी तक सो रही है। जी माँ जी, अभी जाती हूँ। निशा और प्रिया इतना कहकर कमरे से बाहर चली जाती है। दिन बीतते हैं और उसकी बहू आए दिन उससे घूमने की बातें बोलती रहती। तभी एक दिन वो अपनी सहेली सरला के पास जाती है और बोलती है, सरला, मेरी बहू ने तो मेरी जान खा रखी है। माँ जी, मुझे हनीमून पे भेज दो, यहाँ भेज दो, वहाँ भेज दो। इस चक्कर में तो घर के कामों में मन ही नहीं लगता है, हमेशा बाहर घूमने की बातें करती रहती हैं। मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? अब बच्चों की नई नई शादी हुई है, अभी घूमने की बात नहीं करेंगे तो कब करेंगे? यही तो समय होता है जब दोनों एक दूसरे को समझ पाते हैं, उनका रिश्ता मजबूत होता है। तेरी बातें अपनी जगह सही है, लेकिन तीनों को एक साथ हनीमून पे भेजने के लिए पैसे चाहिए, जो कि मेरे पास अभी नहीं है। देख, ये बात अगर तू मुझसे ना ही बोल तो ही अच्छा है, क्योंकि मैं तेरी सहेली हूँ। मुझे तेरी कंजूसी के बारे में अच्छे से पता है। मुझे अच्छे से पता है तेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। हाँ तो क्या, सभी पैसों को हवा में उड़ा दूं? मैं बिना मतलब के पैसे खर्च नहीं करती। तो फिर मुझसे सलाह क्यों मांग रही है? तुझे जो ठीक लगे वो तू कर। ऐसा मत कह सरला, तू करना, वरना मेरी बहुएं मेरी जान खा लेंगी। ठीक है, मैं अपने भाई से बात करती हूँ, वो आता जाता रहता है हर जगह। अगर कहीं कम पैसों में घूमने वाली जगह होगी तो बता दूंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा, जल्दी बता। अनीता इतना कहकर अपने घर वापस चली जाती है, जहां उसका बड़ा बेटा अजय हॉल में बैठा उसका इंतजार कर रहा होता है। अनीता को देखते ही वो बोलता है, माँ, आप कहाँ चली गई थी? आज तो मैं ऑफिस से भी जल्दी आ गया था, आप गायब कहाँ थी? बेटा, मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगी, तेरी सरला आंटी के घर गई थी, बहुत दिन हो गए थे उससे मिले हुए, तो सोचा थोड़ा मिल लूं जाके। कोई बात नहीं माँ, अच्छा किया आपने। वैसे भी घर में बैठे बैठे इंसान करेगा भी क्या, बोर हो जाता है। हाँ बेटा, लेकिन तू बता, आज तो इतनी जल्दी कैसे आ गया? हमेशा बिजी रहने वाला लड़का आज फ्री कैसे हो गया? माँ, आज ऑफिस में ना काम जल्दी खत्म हो गया और बॉस भी बाहर गए हुए थे, तो मैं घर आ गया और मुझे आपसे कुछ बात भी करनी थी। बोल बेटा, तुझे क्या कहना है? माँ, वो मैं क्या सोच रहा था कि निशा को लेके शिमला चला जाता हूँ घूमने। उसको बर्फ देखने का बहुत शौक है और वहाँ पे बर्फ हो भी रही होगी इस टाइम। तो वैसे भी शादी के बाद हनीमून पे तो जाना है ना, गए तो है नहीं, तो चले जाए। बेटा, तेरा विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने भी कुछ सोचा है इस बारे में, इसलिए थोड़े दिन रुक जा, फिर बताती हूँ मैं कि तुझे क्या करना है। माँ, इसमें सोचना क्या है, शादी के बाद तो सभी घूमने जाते हैं, उसी तरह हम भी सोच रहे हैं। हाँ बेटा, जानती हूँ मैं, लेकिन अभी तो सिर्फ तू अपने बारे में सोच रहा है। मैं तेरे साथ साथ तेरे दोनों भाइयों के बारे में सोच रही हूँ, क्योंकि उनकी भी तो नई नई शादी हुई है ना, उन्हें भी तो घूमने जाने का मन होगा ना। माँ, आपकी बात सही है, लेकिन सभी लोग ये चाहते हैं कि वो अपनी पसंद की जगह पे घूमने जाए। तीनों को जाना अलग अलग जगह है। निशा को शिमला जाना है, प्रिया को गोवा जाना है और तीसरी वाले को भी कहीं ना कहीं जाना होगा। अगर ऐसी बात होगी ना तो मैं सबका हनीमून कैंसिल कर दूंगी, कोई कहीं नहीं जाएगा। मैं तो सोच रही थी तुम तीनों का हनीमून एक ही दिन कर दूं, बाकी देखते हैं, बाद में बताती हूँ मैं। अपनी माँ की बात सुनकर अजय थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन अपनी माँ के सामने कुछ नहीं बोलता और चुपचाप वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है और निशा को सब कुछ बता देता है। जिस पर निशा बोलती है, जिसको जहाँ जाना होगा वहाँ जाएगा, लेकिन मैं तो अपनी मनपसंद जगह पर ही जाऊंगी, फिर चाहे कुछ भी हो। अगर तुम ऐसा बोलोगी ना तो माँ जाना कैंसिल कर देंगी, फिर हमें घर में ही रहना पड़ेगा, हम कहीं नहीं जा पाएंगे। अरे ऐसे कैसे नहीं जाने देंगी, मैं तो जाकर ही रहूंगी। अगर ऐसी बात है ना तो मेरे सामने कुछ भी मत बोलो, जाओ और माँ से बोलो, उनके सामने तो आवाज नहीं निकलती तुम लोगों की। हाँ हाँ, जब टाइम आएगा ना तो उनके सामने भी बोल दूंगी। अनीता की बात पर अजय और निशा के बीच बहस होने लगती है और दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं। तभी एक दिन सरला अनीता के घर आती है और उससे बोलती है,
अनीता, तेरी परेशानी दूर हो गई है। मैंने अपने भाई से बात कर ली है। इस टाइम वो मनाली में है और वहाँ जाने का ऑफर भी अच्छा है। अगर 2 कपल की बुकिंग होती है तो एक कपल फ्री में जा सकता है। उसकी हर एक चीज फ्री होगी। सरला तो सच बोल रही है, मजाक तो नहीं कर रही है ना? कहीं पता चले मेरी कंजूसी के चक्कर में मेरा ही मजाक बना रही हो। तू पागल है? मैं तुझे चिढ़ाने के लिए इतनी सुबह भागते हुए तेरे घर आऊंगी? मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। अगर तुझे नहीं मानना तो मत मान, मैं तो जा रही हूँ। मैं तुझे बता नहीं सकती हूँ तूने मेरी कितनी बड़ी परेशानी दूर कर दी है। इतने दिनों से सबने मुझे परेशान कर रखा था। इसीलिए तो तुझे बताने के लिए आई हूँ, ताकि तू चैन की सांस ले सके। अब तू अपने बच्चों को ये खुशखबरी सुना दे। मैं चलती हूँ अपने घर, बहुत काम है। सरला इतना कहकर अपने घर चली जाती है, जिसके बाद अनीता अपनी तीनों बहुओं और बेटों को बुलाती है और तीनों को हनीमून पर मनाली भेजने का फैसला सुनाती है, जिसे सुनकर निशा बोलती है, माँ जी, हम तीनों एक साथ एक ही हनीमून पर कैसे जा सकते हैं? ये तो गलत बात है ना? इसमें गलत क्या है? तीनों की तो शादी एक ही दिन हुई है ना। अगर तीनों एक ही साथ एक ही जगह घूमने चले जाएंगे तो इसमें क्या बुराई है? माँ जी, लेकिन वो मैं कहीं और। ये मैं मत करो, जाकर मनाली जाने की तैयारी करो सब। अब अगर नहीं जा सकते हो एक साथ हनीमून पे घूमने तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चुपचाप घर में बैठो। मर्जी तुम सबकी नहीं चलेगी। कल की टिकट है, जिसको तैयारी करनी है करो और जाओ। अनीता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो अनीता की बात को काट सके, जिसके चलते उसकी तीनों बहुएं एक हनीमून पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। इस तरह से अनीता अपने पैसे बचाने में भी कामयाब हो जाती है और अपनी बहुओं को हनीमून पर भेजने में भी। गरीब घर की होने के कारण निशा के ससुराल वाले उसे पसंद नहीं करते थे। वो कितना भी अच्छा काम कर ले, लेकिन वो लोग कोई ना कोई कमी निकाल ही देते और उसे सुनाने लगते। अपने ससुराल वालों से इस बर्ताव से वो बहुत परेशान थी। एक दिन सबके लिए खाना बनाकर आती है, लेकिन जैसे ही उसकी सास निर्मला खाने का निवाला मुंह में डालती है, छी छी, ये क्या सड़ा हुआ खाना बनाया है? ऐसा बेस्वाद खाना तो हमारे घर के नौकर भी नहीं खाते, तो हम कैसे खा सकते हैं? क्या हुआ माँ जी, खाना अच्छा नहीं बना है क्या? कोई कमी रह गई है तो बता दीजिए, मैं ठीक कर दूंगी। रहने दे बहू, इतना टाइम हो गया है तुझे इस घर में आए हुए। आज तक जब तू हमारी पसंद का खाना ही नहीं बना पाई तो तू क्या करेगी? नहीं माँ जी, बता दीजिए आपको क्या खाने का मन है, मैं वही बना दूंगी। नहीं बहू, रहने दे। तू हमारी पसंद की चीजें कभी नहीं कर सकती, क्योंकि तेरी पसंद और हमारी पसंद में बहुत अंतर है। तू गरीब घर की लड़की है तो तू क्या जाने हमारी पसंद। निर्मला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और निशा का बनाया हुआ सारा खाना धरा का धरा रह जाता है। वो अपने सर पर हाथ रखे डाइनिंग टेबल पर बैठी होती है, तभी उसकी पड़ोसन कमला वहाँ आती है। क्या हुआ बहू, सुबह सुबह तू ऐसे सर पर हाथ रख कर क्यों बैठी हुई है? ऐसे नहीं बैठा जाता है। क्या करूँ आंटी जी, अब बर्दाश्त नहीं होता है। बहुत परेशान हो गई हूँ मैं अपने ससुराल वालों से। लगता है आज फिर सुबह सुबह तेरी सास ने तुझे सुना दिया है। बहू, मैं तो बोलती हूँ तू जल्दी जा अपने मायके छोड़कर इन लोगों को, तब पता चलेगा इनको तेरी कदर। आंटी जी, मेरे परिवार वाले बहुत परेशान थे मेरी शादी के लिए। मेरी शादी के बाद ही उन्हें शांति मिली है थोड़ी सी, और अब वहाँ जाकर मैं उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती हूँ। तो फिर क्या करेगी? पूरी जिंदगी ऐसे ही अपने ससुराल वालों के ताने सुनती रहेगी क्या? जाने दीजिए आंटी जी, बात का बाद में देखेंगे। अब आप बताइए कि आपका कैसे आना हुआ यहाँ? कोई खास काम नहीं था बहू, मुझे थोड़ी दही चाहिए थी। मेरे बेटे को दही बहुत पसंद है ना, उसके बिना वो खाना ही नहीं खाता है, और कल रात में मैं जमाना ही भूल गई थी। क्या करे, गर्मी ही इतनी ज्यादा है। कोई बात नहीं, आप बैठिए, मैं अभी दही लेकर आती हूँ। निशा इतना कहकर रसोई में जाती है और कमला के लिए कटोरी में दही लेकर आती है। कुछ देर बाद कमला वहाँ से चली जाती है और निशा अपने घर के कामों में लग जाती है। समय बीतता है, तभी एक दिन निशा का पति समीर अपने साथ एक ज्योति नाम की लड़की को लेकर घर आता है और अपनी माँ से मिलवाता है। माँ, इससे मिलिए, ये ज्योति है, मेरे साथ ऑफिस में काम करती है। मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है।
तेरी पसंद ही मेरी पसंद है। अगर तेरी खुशी इस लड़की के साथ रहने में है तो मैं तुझे मना नहीं करूंगी। तू जब चाहे इससे शादी कर सकता है, मैं तेरे साथ हूँ। आप सच बोल रही हैं माँ? आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं बेटा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन माँ, अगर मैं इससे शादी कर लूंगा तो निशा का क्या होगा? वो कहाँ जाएगी? कहीं नहीं जाएगी, यही एक नौकरानी बनकर रहेगी। इसके अलावा वो और कुछ बनने लायक भी नहीं है। ये आपने सही कहा माँ। इसी बहाने मेरी ज्योति को कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। हाँ माँ जी, ये ठीक रहेगा। मैं बहुत खुश हूँ इस घर में आकर। बस जल्दी से आप मेरी और समीर की शादी करवा दीजिए ताकि मुझे रेंट के घर में रहना ना पड़े। तुम्हें रेंट के घर में रहने की क्या जरूरत है? इतना बड़ा घर है और शादी भी तुम्हारी होनी ही है। तुम एक काम करो, यहीं रहो अभी से समीर के साथ। अपने पति और सास की सारी बातें कुछ दूर खड़ी निशा सुन रही थी, जिसे सुनकर वो बहुत उदास हो जाती है और वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। भगवान, आखिर मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए थे जिसकी आप मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं। मेरे ससुराल में कोई मुझे पसंद नहीं करता है। मेरा पति दूसरी शादी करने की सोच रहा है। ये सब देखने से अच्छा मैं मर ही जाती। निशा अपने कमरे में बैठी रो ही रही होती है। तभी उसकी पड़ोसन कमला अपने कमरे की बालकनी में आती है, जहाँ से उसे निशा का कमरा साफ दिखाई देता है। उसे रोते देख वो उसे आवाज लगाती है। निशा बहू, ओ निशा बहू, इधर देख मेरी तरफ। तू रो रही है क्या? ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे बहू, इधर उधर क्या नजरें घुमा रही है? बालकनी की तरफ देख। मैं कमला आंटी बोल रही हूँ। क्या हुआ आंटी जी? आप घर पर आ जाती, कोई काम था तो। ऐसे बालकनी से आवाज देने की क्या जरूरत थी? सभी लोग देख रहे हैं हमारी तरफ। बहू, क्या करती मैंने तुझे रोते देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। बता ना क्या बात है? क्या बताऊं आंटी जी, अब तो हद पार हो गई है। मेरे पति दूसरी शादी करने की सोच रहे हैं। मेरी सौतन को आज से ही घर में बैठा दिया है। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है आंटी जी। बहू, आज शाम को तू मार्केट के बहाने मेरे साथ चल। शायद तेरी सारी परेशानी खत्म हो जाए। अब तू जा, वरना अगर तेरी सास ने देखा तो बिना बात के बवाल करेगी। कमला की बात सुनकर निशा कमरे के अंदर चली जाती है और शाम को कमला उसे लेकर एक बाबा के पास जाती है, जो निशा को एक बोतल में पानी झाड़ कर देता है, जिसे लेकर वो चुपचाप घर आने लगती है। तभी निशा आधे रास्ते में रुक जाती है। क्या हुआ बहू, तू ऐसे बीच रास्ते में ही क्यों रुक गई है? जल्दी घर चल। आंटी जी, ये सब क्या हो गया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कैसा पानी है? बहू, ये बाबा का आशीर्वाद है। जैसे हमें नजर लगी होती है तो झड़ने से ठीक हो जाती है, वैसे ही झल का शरबत बनाकर पीने से धीरे धीरे मन की कड़वाहट भी दूर होने लगती है। लोग इन बाबा को बहुत मानते हैं। आंटी जी, मैं इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता है। विश्वास तो मुझे भी नहीं है, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है। दुआ बद्दुआ पर तो भरोसा है, शायद तेरे जीवन की परेशानी हल हो जाए। कमला की बात सुनकर निशा वो जल लेकर अपने घर चली जाती है और अगले दिन उसका शरबत बनाकर और अपने सभी घर वालों को लाकर देती है। ये क्या बहू, तू सबके लिए शरबत क्यों बनाकर लाई है? हमने तो तुझसे शरबत नहीं मांगा था। कोई बात नहीं आंटी जी, पी ही लेते हैं। अगर अब ये लेके आ ही गई है तो देख लेते हैं ये कौन सा शरबत है। ये मोहब्बती शरबत है। क्या? ये कौन सा शरबत है? आज से पहले इसका नाम नहीं सुना मैंने। अरे मेरा मतलब है कि वैसे ये शरबत नींबू और चीनी का है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए बड़े प्यार से बनाया है, इसीलिए इसका नाम मोहब्बती शरबत रखा है। निशा की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और इस बात से अनजान कि वो साधारण जल का शरबत नहीं बल्कि बाबा के दिए हुए जल का शरबत है। सभी उस शरबत को बड़े प्यार से पी लेते हैं। समय बीतता है और समय के साथ धीरे धीरे सभी निशा की बात सुनने लगते हैं। ये सब देख निशा मन ही मन बहुत खुशी होती है। तभी एक दिन निर्मला और समीर हॉल में बैठे कमला से बातें कर रहे होते हैं। बहू के मोहब्बते शरबत ने तो कमाल कर दिया। ये और चीज हमारे पसंद की बनाए या ना बनाए, लेकिन शरबत बहुत अच्छा बनाती है। मजा आ गया पीने में। हाँ माँ, आपने सही बोला। अब तो उसकी कोई बात बुरी नहीं लगती है मुझे। उसके शरबत ने तो जादू कर दिया है जैसे।
लगता है बहू के मोहब्बत शरबत ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, वरना ये लोग निशा बहू की तारीफ सपने में भी ना करें। क्या हुआ कमला, तू कहाँ खो गई? हमारी बहू के बारे में सोच रही है क्या? नहीं, बहू के बारे में नहीं सोच रही हूँ, बल्कि तुम लोगों के बारे में सोच रही हूँ। पहले इतनी बुराई करते थे तुम सब उसकी, आज तारीफ कर रहे हो। कुछ समझ नहीं आया मेरे को। गलती हो गई कमला हमसे, हमने कभी भी उससे प्यार से बात नहीं की, तो उसकी अच्छाई के बारे में क्या पता चलेगा। लेकिन अब हमें पता चल गया है कि वो बहुत अच्छी है और हमारे घर की बहू भी बनने लायक है। अब मैं अपने बेटे की दूसरी शादी नहीं करूंगी। मैं खुद नहीं करूंगा दूसरी शादी, मैं निशा के साथ ही रहूंगा। निशा के ससुराल वालों की बात सुनकर कमला बहुत खुश हो जाती है। आखिर में बहू का मोहब्बत शरबत काम जो आ जाता है और उसका घर टूटने से जो बच जाता है, साथ ही उसे अपने ससुराल में मान सम्मान भी मिलने लगता है। विनय और कविता की शादी को कुछ ही समय हुआ होता है। दोनों अपनी शादी से बेहद ही खुश होते हैं। विनय बात बात पर कविता को समझाता रहता है, जिससे परेशान कविता उसे प्रवचन देने वाला पति कहती। एक रोज सुबह का समय होता है। विनय रेडी होकर ऑफिस के लिए जा रहा होता है। तभी कविता उसे टोकती है। आपको कुछ भी बोलो, आप सुनते ही नहीं हो। लेकिन आज शाम को जल्दी आ जाना। आपकी कौन सी बात हम नहीं सुनते? हम तो आपकी सारी बात सुनते हैं। शाम को जल्दी आना है, हम आ जाएंगे। हाँ हाँ, सब बात सुनते हो मेरी, तभी तो मैं इतनी खुश हूँ। ठीक है, हम जल्दी आ जाएंगे। इतना कहकर विनय ऑफिस के लिए निकल जाता है। कविता भी घर का काम करने लग जाती है। शाम होती है। कविता विनय का इंतजार कर रही होती है, लेकिन विनय ऑफिस से जल्दी नहीं आता। इससे कविता को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में आग बबूला हो जाती है। विनय देर रात घर आता है। कविता विनय को देखते ही गुस्सा करने लगती है। ये देखकर विनय उससे कहता है, जीवन में शांति पाने के लिए क्रोध पे काबू करना सीख लीजिए आप। जिसने जीवन में समझौता करना सीख लिया हो वो संत हो जाता है। वर्तमान में जीने के लिए सजग और सावधान रहने की आवश्यकता होती है, इसलिए सदैव अपने गुस्से पे नियंत्रण रखना सीखिए। गुस्से का समझौता और संत का क्या लेना देना है? भगवान कैसा पति दे दिया, खुद की गलती पर भी मुझे ही प्रवचन देने लगता है। शांत मन से जब सुनी जाती है बात तो सब समझ में आता है, पर गुस्से से अगर सुनी जाए बात तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। आपके साथ यही हो रहा है। बस अब बहुत हो गया, तुम अपने प्रवचन किसी और को देना। तुम्हारे तो मुंह लगना ही बेकार है। जा रही हूँ मैं सोने, भाड़ में जाओ तुम। यही कारण है जिस कारण आप अशांत रहती हो। अभी पूछूंगी कि लेट कैसे हो गए, तो उसमें भी प्रवचन देना शुरू कर देंगे। हम बताते हैं ना हम क्यों लेट हो गए। कविता गुस्से में विनय की बात सुने बिना ही सोने के लिए चली जाती है। विनय पीछे से, अरे कम से कम हमारे लिए खाना तो लगा दीजिए। अरे हमने कुछ नहीं खाया है। अरे सुनिए तो। चली गई, सुना भी नहीं हमारी बात। इतना कहकर विनय खुद ही खाना लेकर खाने लगता है। खाना खाने के बाद जाकर वो सो जाता है। सुबह होती है। कविता विनय से नाराज होती है, तो विनय भी किसी की बात का कोई जवाब नहीं देता। ये देखकर विनय तेज आवाज में कहता है, आखिर हुआ क्या है तुम्हें? मैं बोले जा रहा हूँ, लेकिन तुम किसी बात का कोई जवाब ही नहीं दे रही हो। गलती तुम्हारी हो या मेरी, लेकिन तुम हमेशा मुझे ही प्रवचन सुनाकर चले जाते हो। भला ऐसा कब तक चलता रहेगा? मैंने बस यही तो कहा था कि शाम को जल्दी आ जाना, वो भी तुमसे नहीं हुआ। पर उसके बावजूद तुम लेट आए और फिर मुझे ही प्रवचन दे रहे थे। आखिर तुमने प्रवचन देना सीखा कहाँ से? तुम्ही ने तो मुझे प्रवचन देना सिखाया है, याद करो। कविता और विनय की नई शादी हुई होती है। इसके बावजूद भी विनय कोई बात नहीं मानता और हमेशा परेशान रहा करता था। कुछ भी होता तो विनय बहुत जल्दी ही परेशान हो जाया करता और चिल्लाने लगता। तभी एक रोज कविता उससे कहती है, विनय, तुम इतनी जल्दी इरिटेट क्यों हो जाते हो? और मैं कुछ भी बोलूं, लेकिन तुम कभी सुनते नहीं हो, ऐसा क्यों? पता नहीं कविता यार, लेकिन मैं बहुत ज्यादा चीजें सोचने लग गया हूँ, जिसके बाद ना मुझे बहुत गुस्सा आता है और इसलिए मैं चिल्लाना स्टार्ट कर देता हूँ। तो तुम एक काम करो, ये वीडियो देखो, ये बहुत अच्छे प्रवचन सुनाते हैं, इससे मन को बहुत शांति मिलती है। विनय कुछ प्रवचन की वीडियो सुनने के बाद उससे कहता है, वीडियो तो काफी अच्छी थी। ये सुनने के बाद मुझे काफी सारी चीजों के बारे में पता चल गया। अब से मैं ना प्रवचन वाली वीडियो ही देखा करूँगा। हाँ,
मैंने तुम्हें प्रवचन वाली वीडियो देखना सिखाया है। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम बस मुझे ही प्रवचन देते जाओ और जो कहते हो उस पर कभी अमल ही ना करो। ये तो सरासर गलत है। आप रहिए नाराज, हम जा रहे हैं ऑफिस। इतना कहकर विनय अपनी बाइक लेता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। रास्ते में विनय को उसका दोस्त नितिन मिल जाता है। वो नितिन को अपनी बाइक पर बिठा लेता है। तभी कविता का कॉल आने लगता है। विनय कॉल रिसीव नहीं करता, लेकिन कविता बार बार कॉल करना शुरू कर देती है। इससे परेशान होकर विनय पॉकेट में से फोन निकालता है और तभी विनय की बाइक का बैलेंस बिगड़ जाता है। इस वजह से उनकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है और विनय को तो कुछ नहीं होता, लेकिन नितिन का हाथ टूट जाता है। विनय कॉल रिसीव करके कविता से कहता है, आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया? बार बार हमें क्यों कॉल किए जा रही हो आप? हमने उठाया नहीं, आपके कारण हमारी बाइक का एक्सीडेंट हो गया। और तो और नितिन के हाथ में बहुत चोट लग गई है। मैं तो बस इसलिए कॉल कर रही थी कि तुम अपना लंच बॉक्स घर पर ही भूल गए हो। ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, इसलिए वापस लंच बॉक्स लेने आ जाओ, यही कह रही थी। कहते हैं जिसके भाग्य में जो लिखा है उसे वही मिलता है, और परेशान होने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। सोचा सत्ता ईश्वर के हाथ में होती है। यदि वो आपसे नाराज हैं, तो दुनिया में कोई भी ताकत आपकी मदद नहीं कर सकती। और हाँ, मेरे भगवान मुझसे नाराज आपके कारण है। आप मेरी जिंदगी का ग्रहण बन चुकी हो। विनय, विनय, मुझे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से हॉस्पिटल ले चल। विनय, सुन रहा है? नितिन जमीन पर पड़ा हुआ होता है और विनय को बार बार पुकार रहा था, लेकिन विनय तो कविता को प्रवचन देने में बिजी हो जाता है और नितिन की कोई भी बात नहीं सुनता। इसके बाद नितिन रास्ते में जा रहे कुछ लोगों को रोककर उसकी मदद करने को कहता है। तब कुछ राहगीर नितिन को हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। विनय कॉल कट करने के बाद देखता है तो वहाँ नितिन नहीं होता। ये देखकर विनय कहता है, ये नितिन कहाँ चला गया? अभी तो यहीं पे चिल्ला रहा था। इसके बाद विनय वापस घर चला जाता है। घर जाकर भी विनय कविता को प्रवचन देना शुरू कर देता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं, लेकिन विनय का प्रवचन देना खत्म नहीं होता। एक दिन विनय ऑफिस में होता है। विनय की माँ कुछ दिन के लिए घर आई होती है। तभी अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है। कविता पास के क्लिनिक से डॉक्टर को बुला कर लाती है, तो डॉक्टर कविता को बताते हैं कि उसकी सास को हार्ट अटैक की संभावना है और जल्दी से इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना होगा। ये सुनते ही कविता विनय को कॉल करती है। हेलो विनय, जल्दी से घर आ जाओ, हमें माँ जी को हॉस्पिटल लेके जाना है। तुम बस जल्दी से घर आ जाओ। लेकिन क्या हुआ है जो माँ को हॉस्पिटल लेके जाना होगा? माँ की तबीयत खराब हो रही थी, तो मैंने पास के क्लिनिक वाले डॉक्टर को घर पर बुला लिया। उसने बताया कि माँ को जल्द से जल्द हॉस्पिटल एडमिट करवाना होगा। मैंने हॉस्पिटल में एम्बुलेंस के लिए कॉल किया, तो कोई भी एम्बुलेंस नहीं है वहाँ पर। एक छोटी सी भूल सदियों की सजा बन जाती है, इसलिए हमें जीवन में सही और वास्तविक तरीके से ही जीना चाहिए। जिन माँ बाप ने हमें खून देके पाला पोसा बड़ा किया, उन माँ बाप को उनके बुढ़ापे में खून के आंसू देना ये कायरता है। हमें जीवन में उपयोगिता के बदले उपयोगिता ही मिलती है। भावना के बदले भावना ही चाहिए, लेकिन कर्तव्य के बदले कुछ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कर्तव्य तो निस्वार्थ भावना से किया जाता है। जब कविता देखती है कि विनय उसे फोन पर ही प्रवचन देना शुरू कर देता है, तो वो कॉल कट कर देती है और नितिन को कॉल करके आने को कहती है। नितिन जल्दी से कविता के घर आकर उसकी सास को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है। बहुत देर बाद विनय हॉस्पिटल पहुंचता है, तो डॉक्टर कविता और विनय से कहते हैं, अगर आज ये समय पर नहीं आती तो इनके साथ कुछ भी हो सकता था। ये तो भगवान का शुक्र है कि टाइम पर आ गई। डॉक्टर, अब तो मेरी माँ ठीक हो जाएगी ना? अब तो उनकी जान को कोई खतरा नहीं है ना? हाँ, अब चिंता ही कोई बात नहीं है। वो बिल्कुल ठीक हैं और आप कल उन्हें अपने घर भी ले जा सकते हैं। भाभी, आप किसी भी चीज की चिंता मत करो। आपको कभी भी कोई जरूरत हो तो मुझे बस एक कॉल कर देना। नितिन, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आज मैं तुम्हारा किस तरह धन्यवाद करूं। आज तुमने माँ जी के लिए जो किया है, उसके लिए मैं तुम्हारा जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगी। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आंटी जी भी तो मेरी माँ जैसी ही है। दोनों की बातें सुनकर विनय को एहसास होता है कि अगर आज कविता ने नितिन को कॉल करके नहीं बुलाया होता तो उसकी माँ की जान भी जा सकती थी। इस बात से शर्मिंदा विनय कहता है, माँ, मुझे माफ कर दीजिए।
आज मैं समय पे नहीं आया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद ना मैं कभी फोन पे या किसी के सामने कोई प्रवचन नहीं दूंगा माँ। इसके बाद विनय को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वह हमेशा के लिए प्रवचन देना छोड़ देता है। मनीषा बहुत प्यारी और सुलझी हुई लड़की थी और अपनी माँ की इकलौती संतान होने की वजह से उसकी माँ विमला उसे बहुत प्यार किया करती थी और लाड प्यार से रखती थी। एक दिन मनीषा जब छोटी थी तो खेलते हुए एक झूले से गिर जाती है, जिसकी वजह से उसे सर पर बहुत गहरी चोट आती है। आसपास खड़े लोग विमला को बताते हैं और विमला मनीषा को गोद में उठाकर तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर मनीषा का इलाज करते हैं और उसके बाद जी देखिए, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। अब वो खतरे से भी बाहर है, लेकिन उसके सर में बहुत गहरी चोट लगी है, जिसके कारण उसको दिमागी रूप से कुछ परेशानियां हो सकती है। हो सकता है वो अपनी याददाश्त भूल जाए या कभी कभी कुछ चीजें भूलने लग जाए। ऐसा मत कहिए डॉक्टर, मेरी बच्ची अभी छोटी है, उसके आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, कोई तो इलाज होगा ना। जी देखिए, इसमें उम्र का कोई मतलब नहीं है। अगर इलाज होता तो मैं आपको जरूर बताता। शायद आपकी बेटी को पूरी लाइफ इसी बीमारी के साथ बितानी पड़े। डॉक्टर की बात सुनकर विमला रोने लगती है और उसके बाद अपनी बेटी को लेकर घर आ जाती है। समय ऐसे ही बीतता है और अब मनीषा की शादी की उम्र हो गई थी, पर मनीषा कभी बस में चढ़कर बस में टिकट लेना भूल जाती है तो कभी वो कॉलेज की स्टूडेंट नहीं प्रोफेसर है यह भूल जाती और जाकर स्टूडेंट की सीट पर बैठ जाती। मनीषा का सब लोग मजाक उड़ाया करते। ऐसे ही दिन कट रहे थे। एक दिन विमला की पड़ोसन नेहा उसके घर आती है। विमला, तेरी बेटी शादी के लायक हो गई है, अब तुझे उसका घर बसा देना चाहिए। कैसी बात करती है नेहा, तू तो उसकी परेशानी जानती है ना, ऐसे में कौन उससे शादी करेगा। अरे तू भी ना कैसी बात करती है, रिश्ते में आटे में नमक जितना झूठ तो चलता ही है। मेरा भाई मैट्रिमोनियल कंपनी में काम करता है और रिश्ते जोड़ता है। मैं उसको बोल देती हूँ कि वे मनीषा के लिए एक अच्छा सा लड़का देख ले। तू बस मुझे उसका बायोडाटा जल्दी से व्हाट्सएप कर दे। विमला ये सुनकर खुश हो जाती है, जिसके बाद वो मनीषा का एक अच्छा सा बायोडाटा बनाकर नेहा को व्हाट्सएप कर देती है। विमला मनीषा की परेशानी के बारे में किसी को नहीं बताती। मनीषा बहुत सुंदर थी और उसके लिए बहुत लड़कों का रिश्ता आता है और विमला मनीषा के लिए सुनीता के बेटे सुनील का रिश्ता पक्का करती है और धूमधाम से मनीषा और सुनील की शादी करवाकर उसे अपने घर विदा कर देती है। शादी के दिन तो उसे कोई दिक्कत नहीं होती, पर शादी के अगले दिन सुबह सुबह रसोई में जाती है और अपनी माँ को आवाज लगाती है। माँ माँ कहाँ हो तुम, समय देखा है क्या हो गया है, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से मेरे लिए कोई अच्छा सा नाश्ता बना दो। मनीषा अपनी माँ को आवाज लगा रही थी कि तभी सुनीता वहाँ आती है। बहू तू पहले प्रोफेसर की जगह स्टैंड अप कॉमेडियन थी क्या? कैसी बातें कर रही है तू? हमारे घर की बहू है तो नाश्ता तो तू ही बनाएगी ना, फिर अपनी माँ को आवाज क्यों लगा रही है? मनीषा को सब कुछ याद आ जाता है और जी मैंने सोचा कि अगर मैं मजाक करूंगी तो आपको अच्छा लगेगा, इसलिए मैं आपका मूड फ्रेश करने के लिए मजाक कर रही थी। अब आप जल्दी से जाकर बैठिए, मैं कुछ अच्छा सा नाश्ता लेकर आती हूँ। मनीषा की बात सुनकर उसकी सास चली जाती है, जिसके बाद मनीषा खाना बनाना शुरू कर देती है। लेकिन जब वो चाय बनाती है तो चीनी डालना भूल जाती है और जब वो पराठे बनाती है तो गलती से पराठे में 2 बार मसाले डालती है, क्योंकि एक बार मसाले डालने के बाद खाना बनाकर सारा खाना अपने पति और सास के लिए लेकर जाती है और दोनों जैसे ही खाने का पहला निवाला खाते हैं तो खाना थूकते हुए सुनीता को गुस्सा आता है। अरे बहू तू कोई भुलक्कड़ है क्या? क्या खाने में 2-2 बार नमक कौन डालता है और वही चाय में तू चीनी भी डालना भूल गई। जी माँ जी, आपको नहीं पता क्या कि मुझे भूलने की बीमारी है और मैं छोटी छोटी चीजें ना भूल जाती हूँ। हाय राम जी, हमारे साथ कितना बड़ा धोखा हो गया। तुझे इतनी बड़ी बीमारी थी और तेरी माँ ने हमें बताना सही समझा नहीं। मैं अभी फोन करके उसकी खबर लेती हूँ। सुनीता ये बोलकर मनीषा की माँ विमला को कॉल करती है और उसे खूब खरी खोटी सुनाती है। विमला सुनीता से माफी मांगती है, पर अब तो शादी हो चुकी थी, इसीलिए सुनीता को अपनी भुलक्कड़ बहू मनीषा को अपनाना पड़ता है। मनीषा का मन साफ था। मनीषा को यह नहीं पता था कि उसकी माँ विमला ने मनीषा की बीमारी के बारे में
उसके ससुराल में नहीं बताया है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन सुनीता बैठकर चिंता कर रही थी तो मनीषा उससे आकर चिंता का कारण पूछती है। अरे तेरी शादी को 1 हफ्ता हो गया। मैंने अपनी सब सहेलियों को घर आने के लिए वादा किया था सुनील की शादी से पहले, लेकिन अब मैं कैसे बुलाऊं? तो इसमें इतना घबराने की क्या बात है माँ जी, आप उनको बुला लीजिए, इसमें इतना सोचना क्या। बुला लीजिए तो ऐसे बोल रही है जैसे हलवा हो। तुझे कल रात क्या खाया था ये तो याद रहता नहीं है, उनको क्या खिलाएगी? ओहो माँ जी, वो तो आपको भी याद नहीं रहता। अच्छा आप बताइए क्या खाया था कल रात को। वो बहू, इसको कौन सा याद रहता है, मैं बोल देती हूँ कुछ भी। कल रात तो तूने मस्त मसाला भिंडी बनाई थी ना, सही है ना? बिल्कुल गलत माँ जी, कल रात हमने पालक की सब्जी खाई थी। हाँ याद आया, कल तो तूने पालक बनाया था जिसमें तूने नमक की जगह आटा मिला दिया था। पर ये बात तुझे कैसे याद रही? तेरी भूलने की बीमारी सही हो गई है क्या? ओहो माँ जी, आपके दांतों पर पालक लगा है जिसे देखकर मुझे याद आ गया कि कल पालक खाया था। वैसे हम बात क्या कर रहे थे, मैं भूल गई। सुनीता ये सुनकर अपना सर पकड़ लेती है और मनीषा को फिर से सब कुछ बताती है और मनीषा सबको विश्वास दिलवाकर सुनीता से अपनी सहेलियों को भुलक्कड़ बहू की रसोई में खाने पर बुलाने को कहती है और सुनीता सबको बुलाती है। अगले दिन गर्मा गर्मी का माहौल था, बर्तनों के गिरने बजने की आवाज रसोई से आ रही थी। ये सब शोर सुनकर सुनीता रसोई की तरफ जाती है तो देखती है कि रसोई का गेट अंदर से बंद है और बाहर बोर्ड लगा है, अंदर आना मना है, कार्य प्रगति पर है। अरे बहू, खाना बना रही है सड़क। हाय राम, कहीं भूल तो नहीं गई कि वो इस घर की बहू है और कोई PWD की कर्मचारी नहीं। सुनीता ये बोलकर दरवाजा खटखटाने जा रही थी कि तभी उसकी सहेलियां रानो, पिंकी, सीमा और लता आ जाते हैं, जिसके बाद सुनीता उनके साथ बैठकर बात करने लगती है। कुछ देर बाद मनीषा सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है और जो अच्छा बना था ये देखकर सुनीता मन मन में सोचती है, ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है? बहू को सब कुछ याद कैसे है? सुनीता ने ये बोला ही था कि तभी उसकी नजर अपनी बहू के गले में टंगे हुए कार्ड पर जाती है जिसमें उसकी पहचान की सब जानकारी थी। यह देख सुनीता समझ जाती है कि मनीषा को उसके गले में टंगे हुए कार्ड की वजह से सब कुछ याद है। कुछ समय बाद सारी सहेलियों को भूख लगने लगती है और सुनीता सबको ले जाकर खाने की टेबल पर बैठा देती है। सुनीता रसोई का हाल देखने जा ही रही होती है कि मनीषा खाना लेकर आ जाती है। अरे माँ जी, आप अपनी सहेलियों को छोड़कर कहाँ चल दी? चलिए चलिए खाना खाइए। लो, कर दिया गुड़ गोबर। ना जाने आज ये सहेलियां मुझे बाप की गालियां देकर जाएंगी या भाई की। सुनीता ने ये बोला था कि तभी वो देखती है कि उसकी सहेली पिंकी ने एक निवाला तोड़ा और अपने मुंह में डाला, लेकिन ना ही उसने थूका और ना ही उसके लिए कुछ उल्टा बोला। ये सब होते देख सुनीता हैरान हो जाती है और खाना खाकर देखती है तो ज्यादा स्वादिष्ट तो नहीं था पर खाने के लायक था। सब मेहमान चले जाते हैं। बहू, जरा बता कि मेरी भुलक्कड़ बहू की रसोई में इतना बढ़िया खाना आखिर बना कैसे? माँ जी, मैं भुलक्कड़ हूँ, गधी नहीं। मैंने सब खाना बनाया और क्या क्या डाला कॉपी में लिख लिया है। हाँ, वो बात अलग है कि मैं फिर से कॉपी रखकर भूल गई, पर फिर भी मैंने खाना चखकर देखा है और उसमें जो जो मसाला मुझे कम लगा मैंने उसमें मिला दिया। जुग जुग जी मेरी बच्ची, आज तूने मेरी लाज रख ली। सुनीता ये बोलकर अपनी बहू को अपने गले से लगा लेती है और उसकी सारी खूबी और खामियों के साथ उसे अपना लेती है।